नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी जो एनवायरनमेंट को लेकर होगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है हमारी टेंशन उतनी बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी टेंशन हो रही है हमारी कि भाई करंट को कैसे तैयार करें। तो मेरा टारगेट रहेगा इस क्लास में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आप फेस कर रहे हो, उसका सलूशन मैं करूँ। देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से, ठीक है। और इसमें हमारा बेसिकली क्या रहेगा, मेंस को लेकर रहेगा। पीटी को लेकर भी करंट अफेयर की क्लास रहेगी। और ज़रूरी नहीं है ये मेंस की क्लास है, बट एक आंसर फॉर्मेट क्या होता है और किस तरीके से हम आर्टिकलों का यूज़ कर सकते हैं, जो भी एडिटोरियल वगैरह आते हैं ना करंट अफेयर में, तो उसको हम कैसे एक अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसको लेकर ओवरऑल रहेगा। देखो, अब दिक्कत क्या है, आपको क्या, मुझे भी है और सभी को है। दिक्कत क्या है, देखो, अब इतने सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, हिंदी न्यूज़पेपर है, सब में आर्टिकल आते हैं और सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो ये लगा लो कि करंट अफेयर वो पूरा अपना सब कुछ करंट अफेयर को दे देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब पीटी में बैठते हैं होता कुछ नहीं, बाहर हो जाते हैं। तो करंट अफेयर कैसे तैयार करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। ये क्लास रहेगी इसी को लेकर, ठीक है, कि करंट अफेयर कौन सा हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं है, बस यही हमें ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, अब क्या है, जो जितने भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनको तो भैया पैसा मिलता है हर घंटे के 2 घंटे के हिसाब से। तो वो क्या करते हैं, पूरा न्यूज़पेपर आपको सुना देते हैं, ठीक है। पूरा एडिटोरियल आपको पढ़ पढ़ के बताते रहेंगे और आप बस नोट्स बनाते रहना। मान लो कि आप 10 एडिटोरियल भी करते हैं पर डे के, 10 करते हैं, कभी 7 करा देते हैं, कभी 10 करा देते हैं, कभी 5 करा देते हैं। आप 5 भी ले लो, 10 नहीं ले रहे, आप डेली के 5 लेकर चलो, ठीक है। 5 × 25, क्योंकि संडे को कई न्यूज़पेपर नहीं देते हैं, तो 25 हो गए हैं, ठीक है। ये मंथली बता रहा हूँ, ठीक है, मंथ में 25 हो गए, ठीक है। अब ऐसे करके फिर कितने हो गए साल के लगभग, फिर 5 को 300 से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 2 से 2,500 आपके एडिटोरियल तैयार रहेंगे 1 ईयर में। अब वो लोग तो आपको करा देंगे भाई, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ये तो आपको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप 2,500 एडिटोरियल का रिवीजन कैसे करेंगे और अपनी आंसर में उसको कैसे लिखेंगे। तो यही प्रॉब्लम का आज सलूशन है कि हमें कौन कौन से एडिटोरियल पढ़ने चाहिए, कौन से हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगर कोई इस टाइप का एडिटोरियल आ जाए तो उसको हम कैसे अपने आंसर में कन्वर्ट करें, कि कहाँ यूज़ करें। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मेजर आर्टिकल होते हैं, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पूरे हमारे सिलेबस को कवर करता हो, हमें केवल उन्हीं आर्टिकलों पर टारगेट करना है। वही एडिटोरियल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। देखो, अभी ये क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है, दक्षिण एशिया में जलवायु के इशू को लेकर ये हमारा टॉपिक है। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन अब हम इसको अपने आंसर राइटिंग से कैसे जोड़ेंगे। देखो, साउथ एशिया की बात कर रहा है, अब इसको हम साउथ एशिया हटाकर अब इसको इंडिया में जलवायु परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। या साउथ एशिया में कोई भी कंट्री है उसको लेकर भी रख सकते हैं, या साउथ एशिया में ना भी हो, पूरे वर्ल्ड में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको लेकर भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट केवल अभी साउथ एशिया को रहेगा। मतलब इसका नाम अगर चेंज कर देंगे, देखो, जलवायु का इफेक्ट तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में अलग पड़ेगा और पाकिस्तान पे अलग पड़ेगा। जो जलवायु इफेक्ट पड़ रहा है तो पूरे वर्ल्ड पे ही पड़ रहा है, ऐसा तो है नहीं इसका कोई सीमित एरिया है या कोई भाई यहाँ इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जलवायु का इफेक्ट पड़ेगा वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, पूरे अर्थ पे पड़ता है। बस ये इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, कहीं थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, साउथ एशिया में संकट का सबसे, देखो, कोई भी हमारा आंसर राइटिंग में रखेंगे ना, तो हमें क्या, हमें स्टेप में लिखना है कि फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, उसको लिखेंगे। सेकंड में हमारा क्या रहेगा, मिडल लाइन जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है। और थर्ड में हमारा कैलकुलेशन रहेगी, मतलब पूरा क्वेश्चन से रिलेटेड, और मिडल में हमने जो पूरा क्वेश्चन के बारे में लिखा है, और लास्ट में हमारा पूरा कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर राइटिंग की एक प्रैक्टिस है। तो हम 3 को टारगेट करेंगे कि हमें किस तरीके से अपना आंसर लिखना है। तो देखो, सबसे पहले है कारण। अब इसने पूछा ना जलवायु का, सबसे पहले हमें कारण पता होने चाहिए कि साउथ एशिया संकट के कारण क्या है, मतलब जलवायु जो इफेक्ट कर रहा है उसका मेजर कारण क्या है। तो मेजर कारण में हमारा क्या होगा, देखो, तापमान का बढ़ना। ये तापमान है, इसको ठीक कर लेना, स्कैन करते वक्त शायद लिया नहीं होगा। तो तापमान का बढ़ना, अब देखो सबसे मेजर क्या है, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, तभी तो ये सारा जलवायु इफेक्ट हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। अब ये कैसे हुआ, इंडस्ट्रीज जब आएगी, पोल्यूशन जब बढ़ेगा,
तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना, तापमान जैसे बढ़ेगा पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी और ग्लोबल वार्मिंग से ही क्लाइमेट चेंज होगा। ग्रीष्म लहर, अब देखो जब एनवायरनमेंट तेज़ी से चेंज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा भाई, गर्मी बढ़ेगी और क्या, गर्म लहरें बढ़ जाएगी, जेट स्ट्रीम। देखो साउथ एशिया में क्या होता है आपको पता ही है, जेट स्ट्रीम होती है, नहीं तो ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तब आप देखना, जेट स्ट्रीम होती है जो काफ़ी ऊंचाई पे चलती है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है साउथ एशिया में एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है, जलवायु को लेकर वो भी इफेक्ट करती हैं। तो ये हमारा मेजर इशू रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये साउथ एशिया को कैसे प्रभावित करता है, अब ये है मेजर कि कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट कैसे करता है, मतलब अब एनवायरनमेंट का तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या रीज़न है, लेकिन रीज़न के साथ साथ क्या इफेक्ट करता है जो हमारे साउथ एशिया को है, कौन कौन से रीज़न इफेक्ट करते हैं साउथ एशिया को, तो उसको लेकर है। देखो तिब्बत का पठार, ये भारत के क्या पूरे साउथ एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट है तिब्बत का पठार। देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ क्या होता है। देखो ये इंडिया है, ये हमारा क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ऐसे ये हमारा पूरा साउथ एशिया है, ठीक है, ये साउथ एशिया। अब यहाँ क्या है, ये हमारा तिब्बत का पठार है, ठीक है, ये वाला तिब्बत का पठार है। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा गर्म रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, हवा यहाँ से चलती है, हवा यहाँ से चलती है तो ये इधर जाएगी, और सॉरी यहाँ से चलेगी तो ये गर्म हवा हो जाती है, तो ये उठती है, ये इस साइड आती है, ठीक है, और यहीं से ये हवा नीचे की तरफ चलती है, तो ये साइकिल चला रहता है इस तरीके से, ठीक है, ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो जब ये साइकिल ऐसे चलता है तो लो नीलो अल नीलो पे भी इफेक्ट करता है, जो सीधा सीधा पूरे साउथ एशिया के मानसून पर इफेक्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा मेजर कारण है साउथ एशिया का इफेक्ट करने का। जब ये हमारा क्लास होगी ज्योग्राफी की, तब मैं पूरे अच्छे से बताऊंगा कि ये क्या कारण होता है तिब्बत के पठार का भारतीय या दक्षिण मानसून को लेकर, ठीक है। देखो इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तिब्बत के पठार से भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो ये शॉर्टकट नोट्स है, आपको सबसे बड़ी समस्या नोट्स कैसे बनाए। अब देखो मैं तापमान बढ़ रहा है, ये पूरी लाइन लिखूँ तो इससे अच्छा ये बढ़ने का साइन है, ठीक है, और ये घटने का साइन है। इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो नोट्स जितने शॉर्ट्स होंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होंगे। अब देखो तापमान का बढ़ना, इसको लेकर तो मैं कुछ भी लिख दूंगा कि अफ़गान में तापमान बढ़ने से ये इफेक्ट हुआ, वो इफेक्ट हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए अफ़गानिस्तान में क्या इशू है। तो तापमान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब बांग्लादेश में क्या है, बाढ़ बढ़ी है, बाढ़ आई है ना बांग्लादेश में, बड़ी तेज़ी से बाढ़ आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, यहाँ से गंगा है, तो ये नदियाँ जाकर वहाँ मिलती है। तो इन सब का बाढ़ का पानी कहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बांग्लादेश में करेगा, और वहाँ नियरेस्ट समुद्र भी है, ठीक है। तो बांग्लादेश में बाढ़ तेज़ी से बढ़ी है। अब भूटान में क्या, बादल फटने की घटना बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। बढ़ी तो सब जगह है, लेकिन अब एक ही बात तो हम यहाँ नहीं लिख सकते है ना, एक ही बात हम यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते। तो हम एक एक टॉपिक को अलग अलग कंट्री के हिसाब से वहाँ पर डाल देंगे। अब देखो तापमान ऐसा थोड़ी ना अफगानिस्तान में बढ़ा है तो इंडिया में नहीं बढ़ा, ये तो पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ा है। लेकिन अपने टॉपिक को क्या करेंगे, हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग उसको सेट कर देंगे, नहीं तो आंसर सारा एक जैसा लगेगा, ठीक है। यही आंसर राइटिंग है और यही हमको समझना है। देखो मालदीव में क्या हुआ है, अब द्वीपों का जल स्तर बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है यहाँ क्या पड़ा नहीं होगा इफेक्ट, यहाँ भी तो पड़ रहा होगा ना क्लाइमेट चेंज का, यहाँ भी तापमान बढ़ा हुआ है, यहीं सारी चीज़ें हुई होगी, लेकिन हमने इसको क्या करा है, द्वीपों का जल स्तर बढ़ गया। अब द्वीपों का जल स्तर बढ़ेगा तो भारत के लिए भी तो इफेक्ट करेगा ना, लेकिन हमने ये पॉइंट मालदीव में डाल दिया। अब नेपाल में क्या करा है, तो वन अग्नि, अब वहाँ क्या हो रहा है, वनों में अग्नि मतलब फायर का इशू बना हुआ है। अब पाकिस्तान में क्या हो भाई, बाढ़ भी आई है, सूखा भी है और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर हमारे इंडिया के लिए भी है, ठीक है, ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो बड़ी तेज़ी से क्या होगा, बड़ी तेज़ी से ग्लेशियर पिघल जाएगी, तो जो वाटर सोर्स है पूरा साउथ एशिया का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले ही पानी को लेकर बहुत इशू चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो अब हमारा पहले में क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट में तो हमने बता दिया कारण क्या है, सेकंड में हमने बता दिया कि पोजीशन क्या है, अभी सिचुएशन करंट सिचुएशन क्या है। अब इसके उपाय भी बताने पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम हमने बता दी तो अब हमें उपाय बताने हैं। देखो कोई भी, अब मैं बताता हूँ, कोई भी अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, तो हमें सबसे पहले यही पॉइंट लिखना है कि संसाधनों का सही उपयोग। जब तक हम संसाधनों का उचित उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। देखो जो भी अर्थ में है लिमिटेड सोर्सेज है ना, अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए तो वो बचेगा नहीं। तो इसलिए हमें कम से कम इस्तेमाल करके अधिक से अधिक डेवलपमेंट करना है, यही सतत विकास है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी सुझाव आता है तो सबसे पहले आपको ये लिखना है,
देखो पूरे एनवायरनमेंट का बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आ जाए तो हमें ये ज़रूर लिखना है। तो ऐसे ही आंसर राइटिंग आपकी बेस्ट होगी। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक ले लो जो हमेशा आपको डालना ही डालना है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी क्लाइमेट को लेकर कोई भी इशू आ जाए तो ये आपको फटाक से डाल देना है, ठीक है। अब भारत के लिए नेतृत्व का अवसर है। देखो भारत के लिए बहुत बढ़िया अवसर है, ठीक है, क्योंकि भारत देखे तो साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी कंट्री है, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से सबसे पावरफुल कंट्री है, ठीक है। चाइना के बाद अगर देखें तो एशिया में सबसे पावरफुल कौन है? इंडिया ही है एक तरह से। तो इंडिया के पास ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन देशों को कहीं ना कहीं इफेक्टिव कर सकता है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, और हमें इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे सैटेलाइट वगैरह का यूज़ करके इन देशों को पहले ही अगर हम बता दें अपनी टेक्नोलॉजी से कि तुम्हारे यहाँ ये चक्रवात आने वाला है, या इस तरह की प्रॉब्लम होने वाली है, या इस तरह का इशू होने वाला है, तो ये भारत की छवि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतर करता है। तो एक क्या है, हमें सीखना होगा। मतलब एक देश दूसरे देश से सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूरा एसोसिएशन की तरीके से बनाना होगा। सभी कंट्रियां मिलकर अपने अपने व्यूज़ रखें। ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है या बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं है। तो सभी देश के पास अपने अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी अपनी R&D टीम है। तो सब अगर मिलकर काम करेंगे तो एनवायरनमेंट के इशू को हम बड़े अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो एक हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा कि आगे हमारा क्या प्रोसेस है, आगे हमें क्या करना है, और वर्ल्ड बैंक वगैरह की यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था जो हमें हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब जो भी साउथ एशिया से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड कोई भी एनवायरनमेंट का इशू आएगा तो हम कुछ भी नई चीज़ें आएगी, देखो लगभग सेम यही रहेगी। अगर कोई नया उपाय आ जाता है या कोई बढ़िया सुझाव आ जाता है तो हमें इसी में ऐड कर लेना है, हमें अलग से नहीं लिखना है। बस यहाँ पर एक पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अगला कोई मिल जाता है हमें तो एक पॉइंट हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम उसी नोट्स में, उसी पेज में अपना एडिशन करते चलेंगे। हमें अलग से नहीं बनाना है, अलग से बनाएंगे तो और वजन बढ़ता जाएगा। तो एक सही तरीका है अपने नोट्स बनाने का। मैं डायरेक्ट एक तरह से नोट्स आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपके सारे इशू क्लियर हो जाएं। तो सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो साइबर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। जो साइबर का इशू है ना, एनवायरनमेंट के बाद आज की डेट में जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो साइबर का रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ते हैं। देखो साइबर केवल भारत का इशू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का। अगर भारत की जगह यहाँ हम वर्ल्ड भी लिख दें, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम तो सेम ही रहेगी ना। तो इसी तरह से क्या होता है, देखो हम जो आर्टिकल तैयार करते हैं ना, हमें ब्रॉड सोचना होगा। जो इशू इंडिया का वो इशू कहीं ना कहीं सभी कंट्रियों का है। तो यहाँ पर कोई और कंट्री आ जाए या कोई और इशू आ जाए या किसी भी तरह का कोई भी आ जाता है तो हम इसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। भारत की जगह अगर वर्ल्ड की समस्या पूछे कि आज की डेट में वर्ल्ड के सामने कौन सी बड़ी चुनौती है, क्लाइमेट के बाद साइबर है। क्योंकि देखो साइबर बहुत बड़ा इशू बनने वाला है आज की डेट में। तो हमें इसको लेकर बिल्कुल अपडेट रहना पड़ेगा। तो हमारे नोट्स जो होंगे ना, अभी करंट में जो मेजर इशू है तो उसके लिए तो हमें अलग से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आज नहीं पूछा तो आने वाले भविष्य में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको लेकर हम हमेशा अवेयर रहेंगे, ठीक है। अब देखो जब भी हम कहीं भी डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलप करते हैं तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो ये साइकिल है, अगर हम यहाँ प्लस कर रहे हैं तो यहाँ हमारा माइनस हो ही जाएगा। तो इसको जैसे ये मुहावरा है, ठीक है, दो धारी तलवार, तो इसको हम ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कोई भी अगर हमारा टॉपिक ऐसे से कनेक्ट हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट यहीं से अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखो डिजिटलीकरण बढ़ा है तो वहीं पर साइबर अपराध भी बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो ये दोनों क्या साथ साथ चलते हैं। जैसे ही हम डेवलपमेंट करेंगे, देखो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट का इशू आ रहा है ना, आएगा ना। तो ये साइकिल होता है। आप कुछ भी डेवलप करेंगे तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट रहेगा। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर में क्या किया, हम फर्टिलाइज़र लेकर आए, ठीक है, दवाइयाँ लेकर आए, कुछ ना कुछ लेकर आए। अब कहीं ना कहीं वो क्या हमारी मिट्टी को ख़राब कर रहा है, हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखो वही चुनौतियाँ क्या है हमारे सामने, ठीक है। अब ये डिजिटलीकरण तो अच्छा है भाई, लोगों को सुविधा मिल रही है। आज बैठे बैठे हम सोचो, एक समय वो था हमें बैंक का बैलेंस देखने के लिए भी, जब एटीएम कार्ड नहीं आया था या मोबाइल फ़ोन्स इतने नहीं थे तो हमें बैंक जाना पड़ता था। सोचो एक समय वो था हमें बैलेंस पता करने के लिए बैंक जाना होता था। जिनको पेंशन वगैरह मिलती थी वो 2-3 दिन तक चक्कर ही लगाते रहते थे कंटिन्यू बैंक के कि आ गई है या नहीं आई है। आज देखो कितना डिजिटलीकरण है, पूरा स्टेटमेंट हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं। पूरा बैंक हमारे हाथ में, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना, कुछ भी करना हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साइबर हमले भी बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो ये हमारा इशू है। अब चुनौतियाँ क्या है, देखो जो भी है क्या है, जो भी कंपनियाँ यूपीआई वगैरह जो भी है
पेटीएम वगैरह है, इनका मकसद क्या है? केवल लाभ कमाना, ये हमेशा प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। देखो अलग से कोई कोड नहीं है, जैसे आईपीसी है ना हमारे, ये प्रावधान है, अगर आपने ऐसा कुछ क्राइम किया तो आपकी इस धारा के तहत आपको ये सज़ा मिलेगी। तो इसको पृथक क्या करना पड़ेगा? अगर हम साइबर हमले को रोकना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें इसकी एक अलग से संहिता बनानी पड़ेगी, ठीक है। और अगला क्या है? देखो ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, एक एक पॉइंट में 2 पॉइंट, इस तरीके से 3 पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे। हाँ, अगर हम नोट्स बनाएंगे तो बड़ी ईजिली हम पूरे को कमांड कर पाएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हमले, हमें अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बनानी पड़ेगी। अब कानून की पहुंच होना बहुत मुश्किल है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हमले, जैसे कोई ब्रिटेन में बैठा है, चाइना में बैठा है। अब देखो चाइना की ऐप्स वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं लोन को लेकर अब भारत में कितने लोग डेथ कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं ना। अब देखो चला कौन रहा है? चाइना में बैठ के, लेकिन इफेक्ट कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। इंडिया का यूथ कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। गेम कौन बना रहा है? पबजी वगैरह गेम कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है? भारत का यूथ कहाँ जा रहा है? उन गेमों में घुस घुस के अपने भविष्य को ख़राब कर रहा है। वो गेम बनाने पे ध्यान नहीं दे रहा, गेम को खेलने पे ध्यान दे रहा है। तो यही तो प्रॉब्लम है, पूरा यूथ क्या हो गया है? अब गेम खेलना केवल ये नहीं है, गेम में कोई तलवार लेकर बैठा है, कोई बंदूक लेकर बैठा है, तो ये हिंसा फैला रहा है। जैसे लोगों के दिमाग में, जो यूथ होता है ना, उसके दिमाग में हिंसा आ रही है कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं अपने घर में आक्रामक होकर इफेक्ट करता है, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में। तो वो गुस्सा उसके मन में रहता है और कहीं ना कहीं वो उस तरह की बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा हमला है। तो इसको लेकर कोई कानूनी पहुंच नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब 5G का विस्तार बड़ी तेज़ी से हुआ है, 5G का विस्तार अब इंडिया में भी हो गया। तो ये 5G जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे अपराध भी बढ़ेंगे। अब क्या करना पड़ेगा? एक कोई विशेषज्ञता की टीम नहीं है, कोई प्राधिकरण नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये मेजर चुनौती है हमारे लिए वर्तमान में। अभी क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, जो अभी हमारे पास जो इसको लेकर कंट्रोल करता है, या इसको लेकर जो भी मानक तैयार करते हैं, या जो भी इन पे कंट्रोल करता है साइबर हमले पे, वो हमारे ये सब है जो वर्तमान में है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी भारतीय जो इंडिया का मतलब कि भारत के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, वो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देखती है कि भाई कोई साइबर हमला इतना तो नहीं है कि पीएम की फाइल वगैरह कुछ इस तरह का तो नहीं है, साइबर अटैक कुछ भी हो सकता है, पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर लें गवर्नमेंट का। तो उसको लेकर ये परिषद देखती है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्सिंग टीम, ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र। तो ये केंद्र वगैरह हमने बनाए हैं साइबर सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब समाधान, अब ये तो हमने बता दिया ये टीम है, अभी भारत में करंट क्या टीम है, अब हमें इसका समाधान भी निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्र राज्य सहयोग। देखो अब केंद्र और राज्य, स्टेट और सेंट्रल को मिलकर काम करना पड़ेगा। साइबर प्रयोगशालाएं बनवानी पड़ेगी, ठीक है, क्षमता का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्षमता बहुत कम है भारत के पास। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। न्याय वितरण प्रणाली, अब देखो क्या किसी के पास कोई साइबर हमला हो जाए या किसी के अकाउंट से कोई पैसा निकाल ले, कुछ भी होता है, तो उसको जस्टिस मिलने में पहले ही इतने मामले पेंडिंग में हैं, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम को लेकर वो बंदा कहाँ जाएगा? आज उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद तब जाके उसके रिपोर्ट पे कोई काम होता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। साइबर रक्षक तंत्र का हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। और देखो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को ये समझ में आ रहा है, आप अपने हिसाब से बनाएं। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से नोट्स बनाएं जैसे आपको सूटेबल रहे, ठीक है। तो ये हमारा है। अब आगे बढ़ चलते हैं हम। देखो अब ये हमारा थर्ड है, भारत जापान संबंध। अब देखो भारत जापान संबंध सीधा हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो मैंने केवल वही टॉपिक लिए हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे कोई भी इस तरह का आ जाएगा तो हमें इसी को लेकर काम करना है। भारत जापान संबंध आज नहीं तो कल आना ही आना है, ठीक है, इससे तो हम बच नहीं सकते हैं। तो भारत जापान संबंध को लेकर हम अलग से लिख लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भारत जापान से रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा, ऐसे ही हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को लेकर लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम बांग्लादेश को लिख लेंगे, ऐसे ही हम नेपाल को लेकर लिख लेंगे, ऐसे ही म्यांमार को लेकर लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम अलग अलग देश का एक अलग अलग टॉपिक बना लेंगे और वहीं पर हम अपने ऐड करते चलेंगे। जैसे अमेरिका का बना लेंगे, ठीक है, यूएसए का बना लेंगे। तो यूएसए से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे या जो भी इश्यूज़ रहेंगे वो हम अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। तो ये हमारा एक तरीका है नोट्स बनाने का। अब भारत जापान से रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी आर्टिकल आ जाए तो हम इसी में ऐड करते चलेंगे, अलग से नहीं बनाएंगे पेज, इसी में ऐड करते चलेंगे।
देखो वर्तमान संबंध के बारे में बात कर रहा है, भारत जापान के वर्तमान जो संबंध है, देखो भारत जापान के क्या है, कल्चरल संबंध है, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और बौद्ध को फॉलो करने वाले जापान में भी है। और हिस्टोरिकल हम देखें तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो हमारा इतिहास रहा है अंडमान निकोबार का, जापान में सेना हमारी बनी और किस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो वो सब भी हम इसमें डाल सकते हैं। धर्म संबंध मैंने बता दिया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। भारत जापान शांति संधि, ठीक है। तो सेकंड वाला तो ये हमारा इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो शांति है हमारा, आपको पता है हमारी शांति संधि है, हम किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे और जापान से हमारे कहीं ना कहीं अच्छे संबंध है। तो जापान हमारा क्वाड का भी सदस्य है, ठीक है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये क्वाड संगठन है हमारा, जो ये क्या नाम है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को लेकर क्वाड बनाया गया है, ठीक है। रक्षा संबंध है हमारे दोनों के बीच, ठीक है। आर्थिक संबंध है। तो इसको लेकर देखो मैंने डायरेक्ट पॉइंट लिखा है, और डायरेक्ट आप इसको पॉइंट से क्या इसके बारे में आगे डिटेल में भी आप लिख सकते हैं। मैंने केवल पॉइंट लिखा है ताकि हम इसको समझ सकें। अब रक्षा संबंध है, रक्षा संबंध से रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर कि हमारे बीच में नौसेना अभ्यास होता है, ठीक है, थल सेना अभ्यास होता है, या जो भी है वो डाल सकते हैं। आर्थिक संबंध, जो भी हमारे करंट से रिलेटेड रिपोर्ट रहेगी, हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, तो वो हम करंट से अपडेट करके यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा, ठीक है, निवेश से रिलेटेड, तो ये हमारा इसमें प्लस होता रहेगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बाधा है, अब देखो इसमें बाधाएं क्या रहेगी जापान और इसमें हमारी बाधा क्या है। देखो चीन का बढ़ता प्रभाव, अब चीन बड़ी तेज़ी से इफेक्ट कर रहा है साउथ एशिया को का। देखो चीन के किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, केवल एक रशिया को छोड़ दो। पहले उनका ज़मीन को लेकर रशिया से भी डिस्ट्रीब्यूट था, वहाँ प्रॉब्लम थी, लेकिन रशिया ने कहा रशिया पे इतनी ज़मीन है, कहा ले ले भाई तू खुश रह, ठीक है। तो चीन का कहीं ना कहीं बढ़ता प्रभाव सभी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। तो इसको रोकना है, ठीक है। भारत जापान चीन के संबंध में देखो, जो चीन है जापान के कई सारे ऐसे द्वीप है जिस पे अपना हक जाहिर करता है, ठीक है। तो भारत में भी हमारा तिब्बत को लेकर या बहुत सारा हमारे डिस्ट्रीब्यूट है अरुणाचल को लेकर, तो कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने के लिए ये संबंध बहुत ज़रूरी है। चीन यूएसए, देखो चीन और यूएसए के बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन है, तो इंडो पैसिफिक के थ्रू हम उस पर दबाव बनाना चाहते हैं, ठीक है। जापान के घरेलू मुद्दे, ठीक है, जापान के जो घरेलू मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सारी बाधाएं हैं जो कहीं ना कहीं भारत जापान के संबंधों को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन भारत बहुत तेज़ है, बड़ी तेज़ी से इन मुद्दों से निपट सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखो अब आगे हमें क्या करना है, मतलब भारत जापान के संबंध को हम आगे कैसे बढ़ाएं और किस अच्छे तरीके से हम इसको निभा सकते हैं। देखो हिंद प्रशांत, ठीक है, जिसके लिए क्वाड की स्थापना हुई है, तो हिंद प्रशांत का मुद्दा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अंकुश लगाएगा और कहीं ना कहीं भारत और जापान के संबंध को मजबूत करेगा। तो डिजिटलीकरण, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कोई भी देश हो ना, डिजिटलीकरण हर जगह आएगा, क्योंकि डिजिटल होने से कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने बनाई है वो भी बहुत कारगर साबित हुई है बहुध्रुवीय एशिया की ओर, ठीक है। देखो क्या हुआ है, देखो पहले क्या थे, दो ही थे, यूएसआर था, ठीक है, रूस और एक अमेरिका, दो ही संगठन थे, जो दो ही देश थे जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, सब देश अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल करते हैं, क्योंकि परमाणु सभी के पास हैं। तो अब इंडिया भी पावरफुल है अपने आप में, चीन भी है, उधर रशिया भी है, ठीक है, उधर यूरोप की भी कई कंट्री है, उधर अमेरिका भी है। तो सब देश कहीं ना कहीं पावरफुल बनते जा रहे हैं। तो बहुध्रुवीय जो एशिया बना है, तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ, लेकिन एशिया में भी पावरफुल कंट्री धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भू राजनीति के साथ साथ भू आर्थिकरण को भी बल देना है। देखो भू राजनीतिक बल तो हमारा रहता ही है, लेकिन हमें आर्थिक भी बल देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का सरप्लस डाउन जा रहा है। जैसे डॉलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डॉलर डाउन होता, भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं आर्थिकी पर भी बल देना पड़ेगा। केवल मंच का प्रयोग करके हम राजनीतिक साथ नहीं ले सकते हैं, हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, जो भी हमारे क्वाड है, मंच है, इनके माध्यम से। क्योंकि हम कितना भी राजनीतिकरण कर ले, भू राजनीतिकरण कर ले, कितने भी संगठन बना ले, कुछ भी कर ले, जब तक हम आर्थिक मजबूत नहीं होंगे तो हमारे लिए कुछ भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो अब वास्तव 2022 आपको पता है इसके बारे में, ठीक है।
तो ये क्या है, देखो बहुपक्षीय रणनीति और कमाना अभ्यास है, ठीक है। तो ये भारत भी गया है अभ्यास के लिए। तो ये रूस और जापान सागर में है, तो भारत कहीं ना कहीं थल सेना को लेकर इससे दूर रहा है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा वही है जो हमारा अभ्यास था उसको लेकर है। फायरिंग रेंज में आयोजित है। जापान की आपत्ति थी भाई, जापान ने आपत्ति जताई थी कुरिल द्वीप को लेकर, तो जिसमें भारत जिसपे किसका है, रूस का, और रूस का भी दावा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हमने अपना पक्ष पीछे लिया और भारत ने वहाँ जाने से मना कर दिया, मतलब मना नहीं किया कि नौसेना अभ्यास वहाँ नहीं करेंगे, तो इससे रिलेटेड उसने नकार दिया। रूस द्वारा आयोजित किया गया था तो भारत वहाँ गया था, तो अपने नौसेना अभ्यास को लेकर उसने मना कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, बट ये कहीं ना कहीं जापान के पक्ष में है भारत का रुख। तो ये हमारा आर्टिकल था। तो ऐसे ही हमें आर्टिकल पे अपना काम करना है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, जो यूट्यूब पे इतने ढेर सारे आर्टिकल पढ़ाए जा रहे हैं ना, वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोचो 2500, आप खुद सोच के देखो, 2500 आर्टिकल एक साल में, 1 ईयर में, 1 ईयर में आप कैसे रिवीजन करेंगे? एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ही यही है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है, सब पढ़ा के चले जाएंगे, आप किताबें, मतलब इतने ढेर सारे आर्टिकल हो जाएंगे आपके पास, लेकिन हमें यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ करना है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका तो काम है 2-2 3-3 4-4 घंटे ये पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। इनका तो काम ही है पढ़ाना, क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं घंटे के हिसाब से, ठीक है। ये 4 क्या 6 घंटे भी, इनको कह देना कि 6 घंटे के पैसे मिलेंगे, तो ये 6 घंटे भी पढ़ाएंगे आर्टिकल को। इन्हें कह दे 24 घंटे के पैसे मिलेंगे, तो 24 घंटे आर्टिकल ही पढ़ाते रहेंगे। लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, केवल वही आर्टिकल हम पढ़ेंगे, फालतू के आर्टिकल हमें नहीं पढ़ने हैं। तो ये हमारे 1 से 10 तारीख के बीच के आर्टिकल थे जो हमने पढ़े हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आगे हमारे ऐसे ही करंट अफेयर की क्लास आती रहेगी। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।